अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज है सब देखेंगे फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये जो भी फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर द सीईटी एग्जाम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसके पहले मैं रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स और सेमीकंडक्टर्स के ऑलरेडी थ्योरी के लेक्चर्स बना चुका हूँ। सेमीकंडक्टर्स और रोटेशनल डायनेमिक्स के एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पास पेपर के। हाउ डू यू एक्सेस दैट? उसके लिए तुमको मेरे प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में ऐसे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है MHT CET 2022 वीडियोस। तो उसमें तुमको सारे लाइन से मिल जाएंगे वीडियोस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के साथ कुछ और भी कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ द गैस। इसलिए जब बॉयल्स लॉ या कोई भी लॉ की बात होती है तो ऐसे लिखा जाता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट। इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में? इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V अपॉन T कांस्टेंट है, या लिखा जा सकता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, या V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखो ये टेम्परेचर कैपिटल T जहां भी लिखा जाएगा तो याद रखना होगा कि वो टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। अगर केल्विन में नहीं लिखोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। थर्ड वन, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है ना तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो इसे कहते हैं गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ, राइट। और ये सब बहुत फंडामेंटल है, ये सब शायद तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा। सो दिस इज ऑल वेरी बेसिक, बट इसकी ज़रूरत हमको फिजिक्स में भी पड़ती है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो PV इक्वल टू NRT और एक PV इक्वल टू NKT। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर NRT लिखा है तो N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, और अगर NKT लिखा है तो N इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो भी टर्म्स यूज़ किए हैं ना, मैंने सबकी नाम भी लिखे हैं यहाँ पे। N कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N0 मतलब अवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो फॉर्मूला जो बच्चों को याद रखना चाहिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगैड्रोस नंबर, और एक मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो ये याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना कि कुछ गैसेस है जिनके मॉलिक्यूलर वेट तुमको डायरेक्टली याद होने चाहिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन तो वो देंगे नहीं वो लोग एग्जाम में, तुमको याद रखना है 2। सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन का होता है 32। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम की अगर नाम लेंगे तो हीलियम की मॉलिक्यूलर वेट को 4 लेना है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट 44। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट 28 है। तो याद रखना है, एग्जाम में वो लोग देंगे नहीं, तुमको याद रखने से बहुत फंडामेंटल गैसेस हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये 5 गैस का तो किसी भी हर बच्चे को याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू। चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मीन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? देखो, मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है C1 प्लस C2, बस एवरेज ले लो। मीन वेलोसिटी का मतलब ही एवरेज होता है। मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एवरेज, और RMS वेलोसिटी इज नथिंग बट, ये देखो RMS वेलोसिटी में तुमको C स्क्वायर का रूट लेना है बस। मतलब मीन स्क्वायर का रूट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसकी फॉर्मूला भी होती है, मैं बताता हूँ फॉर्मूला, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये तीनों स्टाइल में याद रहना चाहिए। फर्स्ट इज 1/3 nm0 बाई V इंटू C RMS स्क्वायर, 1/3 रो C स्क्वायर, 1/3 MC स्क्वायर बाई V। अब टर्म्स के मतलब याद रखना, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V मतलब वॉल्यूम, M0 मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द गैस, कैपिटल M मतलब मास ऑफ द गैस, और V मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये सारे टर्म्स के मतलब भी याद रखना। प्रेशर को ये तीनों फॉर्मेट में याद रखना है कि प्रेशर ऑफ द गैस के 3 फॉर्मूला हो सकते हैं, और तीनों मैंने तुमको दे दिए, राइट। और आगे बढ़ते हैं। RMS वेलोसिटी का दोनों फॉर्मूला याद रखना, एक तो रूट ऑफ 3 RT बाय M0 और एक है रूट ऑफ 3 KT बाय M0। दोनों में फर्क क्या है? देखो,
यहाँ पे ये जो एम नॉट है ना बच्चों, ये एम नॉट, ये होगा मॉलिक्यूलर वेट, ये है मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे जो m है ना m नॉट, ये क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो दोनों में फ़र्क याद रखना, मास ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों फॉर्मूला याद रखना है, जो भी जिस समय यूज़ कर सकते हो यूज़ कर लेना, सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करना। तो मॉलिक्यूलर वेट सारे गैसेस की याद रखना, ओके। अब मोनो एटॉमिक या आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम, नियॉन, ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 पीवी, पीवी को एनआरटी लिख सकते हैं, एन को मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एन अपॉन एन नॉट लिख सकते हैं, और आर अपॉन एन नॉट, ये आर अपॉन एन नॉट को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस की 3/2 पीवी, 3/2 एनआरटी, 3/2 एनकेटी, 3/2 m/m0 आरटी या 3/2 n/n0 आरटी। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो वॉल्यूम को 1 मान लेना, तो आंसर आएगा 3/2 p। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा तो नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लेना, तो आंसर आएगा 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पूछा तो मास को 1 मान लेना, तो आंसर आएगा 3/2 RT/m0। और अगर पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो दो फॉर्मूला में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें और इसमें, तो n को 1 मान लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, एक सेकेंड ना, चलो और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे कि एक गैस के पास दो स्पेसिफिक हीट होते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उनका रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R, और उनके रेशियो को बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा, ओके। Cp अपॉन Cv के रेशियो को बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। तो ये भी याद रखना, थोड़ा सा अगर इन टर्म्स को रीअरेंज किया जाए ना, इन टर्म्स को, तो तुमको पता चलेगा कि Cv को ऐसे लिखा जा सकता है R/γ-1, और Cp को लिखा जा सकता है गामा R/γ-1। तो ये Cv और Cp की वैल्यू मैंने गामा के टर्म्स में दे दी है। सारे फॉर्मूलाज अच्छे से बाय करना, एग्जाम में टाइम नहीं होगा डिराइव करने को, तो डायरेक्टली बाय करके यूज कर लेना, ओके। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या आंसर है मैं बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में Cp होगा 1 + f/2r, जहाँ पे f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, Cv होगा f/2r, और गामा होगा 1 + 2/f। तो याद रखना एग्जाम में मोस्टली ऐसा होगा, मोस्टली 90% टाइम्स वो लोग Cv Cp देंगे ही नहीं तुमको, क्योंकि Cv Cp देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि Cv Cp तो बच्चा खुद निकाल सकता है अगर उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, कि मतलब उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो ये याद रख लेना अच्छे से, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है ना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, ओके। अगर डायएटॉमिक गैस है और रिजिड है, रिजिड मतलब उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5। और अगर डायएटॉमिक और नॉन रिजिड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 7। तो देखो अगर तुमने ये रट लिया ना और ये फॉर्मूलाज रट लिए, तो तुमको जरूरत क्या है Cp Cv की, तुम तो Cp Cv ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने f को 3 डाल दिया तो मुझे मोनोएटॉमिक का Cp Cv गामा सब मिल जाएगा। अगर मैंने f को 5 डाल दिया तो मुझे डायएटॉमिक रिजिड का मिल जाएगा। रुको मैं करके दिखाता हूँ तुमको, सी आई विल डू इट। एंड देखो ये मोनोएटॉमिक के लिए देखो Cv Cp गामा, डायएटॉमिक के लिए Cv Cp गामा, और नॉन रिजिड के लिए, नॉन रिजिड डायएटॉमिक के लिए Cv Cp गामा का वैल्यू मिल गया। और कैसे मिला? डिग्री ऑफ फ्रीडम सब्सटीट्यूट करके। और एक बात याद रखना बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक, वो जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था मोनो एटॉमिक के लिए, जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी वो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जो हर गैस के लिए वैलिड है, फॉर्मूला है F/2 nRT, F/2 nRT, ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। तो अगर डायएटॉमिक है तो F5 होगा, अगर डायएटॉमिक रिजिड है तो F5 होगा, और अगर डायएटॉमिक नॉन रिजिड है तो F7 होगा, और अगर मोनो एटॉमिक है तो F3 होगा, राइट। तो याद रखना ये, तो ये जनरल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी की। ये जो मैंने लिखा है ना, इसमें लिखा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए क्या होगा, N1 हो जाएगा 5/2 RT, और नॉन रिजिड के लिए क्या होगा 7/2 RT। तो ये सब अच्छे से याद रखना, राइट। मतलब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे ये याद रखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होगा,
राइट, ऐसे याद रख लेते बच्चे 3/2 nRT। 3/2 nRT मोनो एटॉमिक के लिए, बट जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का क्या याद रखना चाहिए, F/2 nRT। तो वो F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गॅस पे। कुछ बच्चे आर्ग्युमेंट कर सकते हैं सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आमच्या सिलेबसमध्ये आहेच नाही, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। गलत है बच्चों, ये सही नहीं है। तुम अगर अपना गवर्नमेंट बुक देखो तो 3.9 सिलेबस में है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, क्योंकि 3.9 बोला हुआ है ना सिलेबस में है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो सिलेबस से डिलीटेड कहाँ पे है, वही है मेयर्स रिलेशनशिप वाला पार्ट। तो अगर तुम मेयर्स रिलेशनशिप देखोगे जहाँ खत्म होता है, वहाँ ABC में तुम मोनो एटॉमिक डायटॉमिक पढ़ते हो कि नहीं, इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा। ये तो वैसे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू DE प्लस DW, और DW को लिखा जा सकता है PdV, DW को लिखा जा सकता है PdV। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जीरो। ओके, तो DQ और DW इक्वल होंगे, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो DQ जीरो होगा, तो DE विल बी इक्वल टू माइनस DW। तो ये सारे फॉर्मूलाज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो शायद तुमको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला। अगर N1 मोल्स ऑफ अ गैस जिसकी स्पेसिफिक हीट Cp1 Cv1 है, उसको मिक्स किया गया दूसरे गैस के साथ जिसके N2 मोल्स है और उसके स्पेसिफिक हीट Cp2 Cv2 है, मतलब दो गैस को तुमने मिक्स किया ना बच्चों, दो गैस को मिक्स, तो Cp मिक्स कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। Cv मिक्स कैसे निकालते हैं, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। तो गामा मिक्स कैसे निकालोगे, Cp मिक्स अपॉन Cv मिक्स। ओके, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी किया जा सकता है, कि वो लोग बोलेंगे कि N1 मोल्स ऑफ अ गैस जिसका एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा 1 है इज मिक्स्ड विथ N2 मोल्स ऑफ अ गैस जिसका एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा 2 है। मतलब तुमको दो गैस दिया हुआ है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स दिया, दोनों का एडियाबेटिक कांस्टेंट दिया और बोला कि व्हाट इज गामा मिक्स। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर तुमको ये नहीं आता ना फॉर्मूला तो तुम फंस जाओगे, याद रखना। मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और गामा दिया है दो गैस का और पूछा है व्हाट इज गामा मिक्स, तो देखो ये वाले फॉर्मूला से निकालना, ये वाले फॉर्मूला से। और अगर तुमको Cp मिक्स पूछा है या Cv मिक्स पूछा है तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है ही, राइट ना। तो याद रखना ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग है, मतलब ये बुक में नहीं है शायद, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज मुझे पता है ये सब एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। और आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन। अब रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन तो बहुत ही आसान है। हीट फॉलिंग ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे रेडिएशन का रेडिएंट हीट पड़ेगा तो तीन ही चीज़ तो हो सकता है, थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा ट्रांसमिट होगा। तो तुम लिख सकते हो Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT, और ओके ये लिख सकते हो, ये पहला फॉर्मूला है तुम्हारा। दूसरा फॉर्मूला क्या है देखो, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल रेडिएंट हीट इंसिडेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। Similarly QR upon Q coefficient of reflection, QT upon Q is coefficient of transmission, और A plus R plus T is equal to 1। मैंने सारे टर्म्स के मतलब लिखे हैं, Q क्या होता है, QA क्या होता है, QR क्या होता है, QT क्या होता है, A R T सबके नाम लिखे हैं, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अलग क्या पढ़ना है देखो, थोड़ा सा अलग ये भी याद रखना कि अगर ऐसा बोला जाए एग्जामिनेशन में कि अथर्मनस बॉडी है, अथर्मनस, तो अथर्मनस बॉडी के लिए T को सीधा जीरो लेना, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो। और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो R भी जीरो, T भी जीरो, और A कितना होगा उसका 1, और E भी 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी 1 होगा। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखना। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, एमिसिव पावर इज Q अपॉन AT या 1 अपॉन A dQ बाई dt, 1 अपॉन A dQ बाई dt, dQ बाई dt मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, 1 अपॉन A dQ बाई dt या Q अपॉन AT। यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर ये देखो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोलते हैं। मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ कहता है स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल e। वेन्स लॉ क्या है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इनटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट। बी को बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुमको रटनी पड़ेगी 2.898 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन।
स्टीफन्स लॉ कहता है कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा टी रेज टू 4। याद रखना ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला है। अगर ऑर्डिनरी बॉडी होगा तो तुमको यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सिग्मा की जगह तुमको ई सिग्मा लिखना पड़ेगा, ई सिग्मा। तो याद रखना ब्लैक बॉडी है तो ये यूज कर लेना, और अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो ई सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4। इस फॉर्मूला में टी जीरो रेज टू 4 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कंसिडर करना है कि नहीं ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम में। अगर सराउंडिंग की टेम्परेचर दी है तो कंसिडर करो, और अगर नहीं दी है तो छोड़ो। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स। इनफैक्ट मैं तो बच्चों को बोलूंगा कि तुम सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद रख लेना, यही वाला। अगर ब्लैक बॉडी है ना तो ई को 1 डाल देना, तो ई के जगह, छोटे ई के जगह पे 1 आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर सराउंडिंग की दी हुई है तो कंसिडर करना, और अगर नहीं दी हुई है तो छोड़ो उसको, T0 लिखो ही मत फॉर्मूला में। अच्छा, ये सिग्मा की वैल्यू भी याद करना, वैसे तो एग्जाम में देते हैं बट याद करना हमेशा सेफ होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq बाई dt का फॉर्मूला देखो क्या है? सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी की जगह पे ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो dq बाई dt का फॉर्मूला होगा ई ए सिग्मा टी रेज टू 4। ये छोटा ई भी आ जाएगा, तो ब्लैक बॉडी में छोटा ई नहीं आता, ऑर्डिनरी बॉडी में छोटा ई भी आएगा। अगर सेम बॉडी है ना, सेम बॉडी तो उसका एरिया ई तो कांस्टेंट होगा, सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, तो तुम लिख सकते हो रेशो dq बाई dt 1 अपॉन dq बाई dt 2, या r1 अपॉन r2। dq बाई dt को r भी लिख सकते हो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट विल बी इक्वल टू t1 रेज टू 4 माइनस t0 रेज टू 4 अपॉन t2 रेज टू 4 माइनस t0 रेज टू 4। तो ये तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज हो गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के। 1 मिनट, बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं एरिया निकालने में, सब सही कर लेते हैं, कभी कभी एरिया निकालने में उनसे गलती हो जाती है, इसलिए मैंने सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज दिए। देखो, अगर किसी बॉडी को गर्म करो ना तो हीट उसके पूरे सरफेस से बाहर आता है, इसलिए बच्चों को सरफेस एरिया की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो याद रखना कि अगर बॉडी स्पीयर शेप में है तो सरफेस एरिया होगा 4πr², सिलेंडर है तो 2πrl, और अगर क्यूब है तो 6l², 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। So thanks for watching the video and do subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you students, thank you.